शशि भाई साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। शशि भाई साहब एक चीज और बताइए, G20 का बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, क्योंकि वो बात भी इससे रिलेटेड है। G20 के मान लीजिए कभी कभी स्पेशल सेशन बुलाते हैं, G20 के लोगों को भी वहां भाई सेशन में दिखाते, तब भी कुछ समझ में आता। अब जो डिटेल आ रहा है उसके अनुसार यह है कि 18 को शायद वहां पुरानी संसद में होगा, फिर गणेश चतुर्थी देख के दिन बड़ी पूजा होगी नई संसद में। ये पूजा पाठ का ज्यादा कार्यक्रम लग रहा है। मुझे एक चीज, दो चीजें, G20 में जो चीन और रशिया का नहीं आना है, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी बात है। इस पे भारत को एकजुट होके एक स्वर में इसकी बात करनी चाहिए, जिसपे हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश की जो कूटनीति है उसकी पूरी तरह से विफलता है। जितने रेजोल्यूशन अभी तक वो हुए हैं उसका कॉन्सेंसस नहीं बन रहा है, हर एक पे ऑब्जेक्शन है। चीन और रशिया का ये पहली बार हो रहा है कि एक भी रेजोल्यूशन आपका कॉन्सेंसस के साथ नहीं पास हो पाएगा। इसके साथ मेरे एक कमलजीत सिंह साहब एक हैं मेरे दर्शक, वो कह रहे हैं कि ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जैसा अभी डॉक्टर राकेश ने कहा कि ये शायद फैसला नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो कमलजीत सिंह साहब का कहना है कि ये नोटबंदी से भी बुरा फैसला होगा, उससे ज्यादा घातक परिणाम इसके होंगे, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी ये देश को एक बड़ी, मतलब मैं आर्थिक रूप से मतलब पैसे के रूप में एक बड़ी चोट पहुंचाएगा, और इंडिविजुअल को तो जो पहुंचाएगा पहुंचाएगा। ओवरऑल मोदी जी का ये जो रोज रोज एक नए शगुफे छोड़ के देश को उलझाना है, मैं फिर से उसको वापस कर रहा हूं, क्या ये अडानी से मामला हटाने की, फोकस हटाने की कोशिश है? नमस्कार। देखिए, अडानी के प्रति उनका प्रेम तो बहुत पहले से साफ साफ दिख रहा है, तो इस पर कुछ भी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि वो प्रेम वहाँ है। और कॉर्पोरेट और सरकार की जो अपनी जुगलबंदी है वो भी आप देख ही रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जो शगुफे छोड़े जा रहे हैं वो मोदी जी इसी के लिए जाने जाते हैं, ये जुमलेबाजी, इस तरह की बातें करना और मुख्य मुद्दों से ध्यान को हटाना, ये लगातार उनकी कोशिश होती है। और इसमें उनका साथ जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया देती है। प्रॉब्लम यही है, अगर मोदी जी ध्यान भटकाने की कोशिश करते और मीडिया साथ नहीं देती, वरना एक निष्पक्ष मीडिया होती, ईमानदारी से चौथे स्तंभ की भूमिका निभाती, तो मुझे लगता है कि शायद उनका ये जो शगुफाबाजी है या उनकी जो जुमलेबाजी है वो चल नहीं पाती। लेकिन साथ देने के लिए है मीडिया भी इधर। अब सवाल है कि चाहे अब G20 की बात आप कर रहे हैं, देखिए G20 एक रोटेशनल जो है प्रेसिडेंसी है, जो देश G20 के पार्ट हैं, और इंडिया को भी इसका एक मौका मिला है और वो समापन की ओर जा रहा है। तो इसमें कुछ अजूबा नहीं था, कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। लेकिन चूंकि मोदी जी हर किसी भी कार्य को एक इवेंट बनाना जानते हैं, इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मानो दुनिया में ये बहुत ही अजूबा हो रहा है कि भारत के पास प्रेसिडेंसी है और दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, तो ये तो इवेंट मैनेजमेंट के लिए वो कर रहे हैं, छवि सुधार और छवि को मजबूत बनाने की कोशिश है, अन्यथा इसका कोई बहुत विशेष महत्व है नहीं। रही बात चीन और रशिया के न आने की जो बात आप करें, देखिए कोई भी देश जो भी किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है, तो जो शिखर सम्मेलन भी हो, कोई आवश्यक नहीं है कि वो बाध्य रूप से वहां आए। हाँ, उसके अपने कुछ रिजर्वेशन हो सकते हैं, निसंदेह रिजर्वेशन हैं, लेकिन ये भी देखिए ना कि क्या आप किसी देश विशेष को बाध्य कर पाएंगे क्या कि आप क्यों नहीं शिखर सम्मेलन में आ रहे हैं? आप तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में चीन का ना आना तो समझा भी जा रहा है। रूस के प्रेसिडेंट के न आने के विषय में वो आप जानते हैं कि वो ब्रिक्स में भी नहीं गए, और जो बातें कही जाती हैं उनके लिए, तो अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है। उन्होंने सोचा था कि यूं ही यूक्रेन को वो जीत कर दुनिया में एक महाशक्ति फिर से बनने की अपनी ताकत को दिखाएंगे, उनमें उनको विफलता नहीं मिली है, सफलता नहीं मिली है। तो मुझे लगता है ये सारी इश्यूज तो हैं। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिरकार एक स्पेशल सेशन बुलाने की जो बात है, भाई स्पेशल सेशन का मकसद है क्या? वो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का कोई डिफाइंड जो है वो उसकी कोई निश्चित परिभाषा तो है ही नहीं। अगर किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय को लेकर के और उसे उजागर करते हुए कोई स्पेशल सेशन करने की बात करते तो बात समझ में आती। भाई ज्वाइंट
पार्लियामेंट सेशन का तो प्रोविजन भी है, 108 आर्टिकल में ऑलरेडी प्रोविजन है वहां, और वो किन किन कारणों से हो सकता है वो भी वहां डिफाइंड है। तो ये जो कुछ वो कर रहे हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें, एजेंडा क्यों नहीं बता रहे, क्यों बुला रहे हैं? 18 और 22 से अगर होना है, 5 सेशन होना है, अब तो ये बातें भी आ रही हैं कि भाई वो गवर्नमेंट बिजनेस के लिए होगा। इसका मतलब ये भी होता है कि वहां तो कोई जीरो आवर नहीं होगा, क्वेश्चन आवर नहीं होगा, प्राइवेट मेंबर के जो है वो कोई भी सवाल नहीं उठाए जा सकते इस प्रकार से। तो ये सरकार के किस विशेष प्रयोजन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, और इसीलिए इसी क्रम में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा जो सवाल उछाले गए हैं, सवाल पूछे गए हैं, इंडिया गठबंधन के द्वारा जो मीटिंग हुई है, स्ट्रेटजी बनाई गई है, ये सारी बातें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 5 सेशंस होंगे, और 5 सेशंस में और अलग अलग सेशन, लोकसभा के अलग होंगे, राज्यसभा के अलग होंगे। तो अब सोच सकते हैं, और जो अब बातें आ रही हैं कि भाई वो 18 को करने के बाद 19 को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाएंगे, और आपने खुद जिक्र किया इस बात का कि गणेश चतुर्थी, देखिए सब कुछ धर्म के चारों ओर, यानी धर्म की राजनीति के चारों ओर मोदी जी की राजनीति घूम रही है। और चूंकि मोदी जी का जो अपना व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व के बल पर वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो धीरे धीरे या क्रमिक रूप से जनता के बीच में वो छवि खंडित हो रही है, वो आकर्षण कम होता जा रहा है। और इसीलिए वो तमाम तरह की उनके भाषणों में आप जो है ना बेचैनी देख सकते हैं, और कई बार तो मुझे इनकंसिस्टेंसी, पता नहीं क्या बोलते हैं, अंग्रेजी शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो भी सही नहीं होता है, और हिंदी में भी, चलिए अंग्रेजी में तो उनको माफ किया जा सकता है, हिंदी में भी ये लड़खड़ाहट क्यों है? ये लड़खड़ाहट जो शब्दों में है, भाषा के स्तर पर है, वो बौखलाहट जो है सत्ता के चले जाने का। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद वो बहुत परेशान है, बेचैन है, और ये बेचैनी और परेशानी उनकी जो है तमाम तरह की जो कोशिशें हो रही हैं, जो अजूब सी, यानी कि जिसको कहते हैं कि अजीब सी हरकत है वो, इन हरकतों के लिए अब क्या कहें। कई बार लगता है कि जब कोई डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है या बन जाता है, तो उसकी जो प्रवृत्तियां होती हैं और उसके जो कार्य करने के तरीके होते हैं वो बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं, और उसमें मानसिक छटपटाहट, कई बार तो मानसिक विकृति जैसी चीजें दिखाई देने लगती हैं कि भाई अचानक ये क्या हो रहा है। और अभी पाठक जी जो बात कह रहे थे कि उनके समर्थकों और भक्तों और फॉलोवर्स के लिए भी मुसीबत हो जाती है कि कभी मोदी जी कुछ कहेंगे तो फिर वो उसको डिफेंड करने लगते हैं, और अगले ही पल कुछ और कहते हैं, फिर वो परेशानी हो जाती है, और बिल्कुल यू टर्न जैसा होता है। तो सोचिए कि भक्तों की क्या परेशानी है, समर्थकों के लिए कितनी मतलब एक तरह से हास्यास्पद स्थिति है। ये सब तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये तय है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तमाम जो ट्रेडिशंस हैं उसका तो कोई पालन हो नहीं रहा है। जनतंत्र के प्रति, संसदीय लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान तो है नहीं, संसदीय परंपराओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तो वैसी स्थिति में मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इनके लिए, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके सामने भी इनके तमाम तरह के उलट पुलट जो कार्य करने के तरीके हैं उसको लेकर के चिंताएं होने लगती हैं कि इस पर क्या टिप्पणी करें, फिर इस पर क्या टिप्पणी कर दें, क्योंकि जो हरकतें ये कर रहे हैं वो बिल्कुल कुलांचे भरते हैं ना, वो छलांग लगाते हैं, फिर कूद करके उस डाल पे चले जाते हैं, फिर इधर से उधर चले जाते हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है। बट अब सवाल सिर्फ ये है, जो एक दो बातें ये तो उठाने की कोशिश हो रही है कि निस्संदेह जो भारत के संबंध में साहू जी का लेख भी आया हुआ है। इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस प्रकार से वो आर्टिकल 1 हो या आर्टिकल जो है 50 है या 52 है या 60 है, वो तमाम आर्टिकल का ये उल्लंघन है। सवाल है कि आर्टिकल का सम्मान वो करना कहाँ जानते हैं? पार्लियामेंट के सीढ़ियों पे मस्तक जरूर नवाते हैं, गांधी की मूर्ति के सामने जरूर मस्तक नवाते हैं, लेकिन गांधी जी के नाम पर बनी संस्थाओं को भी बुलडोजर से गिराते हैं, संसद की परंपराओं को एक प्रकार से बुलडोज कर रहे हैं। आपने खुद देखा अविश्वास प्रस्ताव पर वो अंतिम समय में आए बाध्य होकर के, वरना वो पार्लियामेंट में आए नहीं, बहस को सुना नहीं, तो और लंबे भाषण और तकरीर में उन्होंने जो बातें कही वो मुद्दों पर केंद्रित नहीं थी, अनाप शनाप बातें करते रहे। विपक्षी गठबंधन के लिए घमंडिया शब्द और पता नहीं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार मुझे लगता है कि क्या दर्पण के सामने वो जा करके आईने में अपनी तस्वीर देखते होंगे और अपने भाषणों को सुन करके उन्हें दुख नहीं होता होगा कि ये उन्होंने वो क्या रहे हैं। कभी इंडिया यानी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर दी,
तो सवाल है कि विपक्ष से मुक्त भारत करने की कोशिश कीजिए, तो कैसे जनतंत्र का आप निर्माण करेंगे। और अब जो आपने देखा, राष्ट्रपति के द्वारा जिस प्रकार से आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये तो मजाक है। हाउ कैन यू डू इट? हाउ कैन प्रेसिडेंट एक्चुअली आई मीन डू, कैसे कर सकते हैं? लेकिन किया, चूंकि बनाते ही है प्रेसिडेंट और तमाम ऐसे जो तय करके कि भाई उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में अपने पद की गरिमा को भी बनाए नहीं रखना है। आपने देखा होगा कि रामनाथ कोविंद साहब को उन्होंने शिलान्यास नहीं करने दिया नई संसद के भवन का, इन्हें उद्घाटन नहीं करने दिया, और अब रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में कमेटी बना करके राजनीति में घसीट करके अपने हितों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि चूंकि संविधान के निर्माण में जो अंबेडकर की भूमिका है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और निर्माता के रूप में, तो अब देखिए कि एक तरफ दलित नेता के रूप में अंबेडकर हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद वो भी दलित नेता है। तो देखिए एक दलित नेता की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर वो एक संविधान के दलित निर्माता के ऊपर आक्रमण कराने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल अपने बीच से निकल जाएंगे। वो कहेंगे कि मैंने तो नहीं किया, कमेटी ने। और उसमें भी देखिए उसके भी अध्यक्ष जो हैं वो दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, साहू जी बैठे हुए हैं, उन्हें तो राष्ट्रपति भवन में कार्य करने का बहुत लंबा अनुभव है। उनसे पूछिएगा कि क्या आज तक किसी पूर्व राष्ट्रपति को किसी कमिटी के रूप में अध्यक्ष के रूप में बनाए जाने की कोई परंपरा है क्या? जो सर्वोच्च पद पे रह चुका है उसे उसके बाद किसी कमेटी में बनाने जाने की कोई परंपरा भारत में नहीं है, और न कोई राष्ट्रपति इस प्रकार के अध्यक्ष पद को स्वीकार कर सकते हैं पद से हटने के बाद। लेकिन वो भी हो रहा है। रामनाथ कोविंद साहब को ये बात भी क्यों नहीं समझ में आ रही है? द्रौपदी मुर्मू जी मैडम जो है वो क्यों नहीं समझ रही कि उनके द्वारा क्या करवाया जा रहा है? तो ये तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। ये बात तो तय है भाई, वो राजनीति के लिए जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ऑफ भारत और तमाम कर रहे हैं, नाम बदलने की जो परंपरा है, यानी कि आप इंडिया के आर्टिकल से उस शब्द को हटाएंगे, ये तो अमेंडमेंट के द्वारा होगा। कैसे करेंगे वो? क्या वो बिना अमेंडमेंट के ये कोशिश करेंगे? और वो अमेंडमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर है उनके लिए, उनमें तो दोनों सदनों में 2/3 उपस्थित सदस्यों का 2/3 चाहिए, और जो मतदान में हिस्सा लेंगे। तो ये नंबर तो उनके पास नहीं है, ना तो लोकसभा में है ना तो राज्यसभा में बिल्कुल नहीं है। तो वो इस प्रकार की कोशिश करने में सफल तो होंगे नहीं। हाँ, उछाल करके ये जनता के एक बड़े हिस्से को जिस प्रकार से मंदिर के नाम पे ठगते हैं, जिस प्रकार से अन्य नामों पे ठगते हैं, अब भारत के नाम पर ठगने की और उन्हें धोखा देने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी कोशिश है, बट ये मंसूबे उनके पूरे होंगे नहीं।